हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधेज क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में भारतीय राजनीतिक चिंतक वाली सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम बात करेंगे महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमारा महात्मा गांधी पर एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने गांधीवाद पर चर्चा की थी, अर्थात गांधी जी के राजनीतिक दर्शन पर हमने चर्चा की थी। ठीक है ना। तो दोस्तों, जिस प्रकार से हमने लास्ट सेशन कवर किया था उसी प्रकार से, हालांकि आज का टॉपिक थोड़ा छोटा टॉपिक है, जल्दी कवर होने वाला है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। लेकिन तीनों, जैसा मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि महात्मा गांधी के इस पूरे विचारों के अंतर्गत 3 लेक्चर आएंगे। वो तीनों लेक्चर में अलग अलग टॉपिक होंगे। तो उन तीनों को दोस्तों सेपरेट करने का रीजन ये रहा है क्योंकि आपके एग्जाम में सेपरेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि गांधी जी के गांधीवाद क्या है ना, गांधीवाद से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा, या गांधी जी के राजनीतिक चिंतन से संबंधित कोई प्रश्न आ जाता है, या फिर सत्याग्रह संबंधित सेपरेट क्वेश्चन ही आते हैं, या फिर अहिंसा संबंधी। तो इस प्रकार से दोस्तों सेपरेट क्वेश्चन आने के कारण आप कंफ्यूज ना रहें, इसलिए तीनों को मैं अलग अलग लेक्चर के माध्यम से लेकर आया हूं। दोस्तों देख लीजिए एक बार यहां पर भी, जैसा कि थर्ड यूनिट में पहला टॉपिक हमारा चल रहा है, उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और भीमराव अंबेडकर। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि आपके थर्ड यूनिट के अंतर्गत 4 टॉपिक हम यहां पर कवर करने वाले, 4 विद्वानों के विचारों को कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम फोर्थ यूनिट पर मूव कर जाएंगे। दोस्तों आइए शुरू करें, उससे पहले जान लेते हैं कि हमें आज के सेशन में कंप्लीटली क्या क्या पढ़ना है, पूरे सेशन में हमें किन किन बिंदुओं पर फोकस करना है। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, ताकि हमारा एक पूरा फ्रेम बनकर तैयार हो जाए कि हमें आज के सेशन में एक्चुअल में पढ़ना क्या क्या है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि गांधी जी का ये सत्याग्रह जो है वो क्या है ना। सत्याग्रह की व्याख्या एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सत्याग्रह क्या है, उसको एक सामान्य अर्थों में समझेंगे, सत्याग्रह को समझेंगे। सत्याग्रह समझने के साथ ही हम फिर देखेंगे कि गांधी जी का सत्याग्रह संबंधी विचार क्या थे, है ना। ये सत्याग्रह की धारणा आती कहां से, ये सारी बातें हम बेसिकली फर्स्ट टॉपिक में करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सत्याग्रह के स्रोतों से, कि सत्याग्रह संबंधी जो विचार है वो विचार कहां से आते हैं, मतलब उनके स्रोत क्या है। क्लियर है। इसके बाद सत्याग्रह का अर्थ समझेंगे और तुरंत बाद में दोस्तों हम देखेंगे सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या अंतर होता है। सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध, है ना, दोनों के बीच में अंतर है, दोनों के अंतर को भी हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में किया था और बताया था मैंने आप लोगों को कि गांधी जी पर कंप्लीट हमारा डिस्कशन पहले, अभी से लगभग 6 महीने पहले हम सेशन में कर चुके हैं। 6 महीने पहले समथिंग सी क्लासेस हो चुकी है। अब चूंकि डेटा सेम है, लेक्चर भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो कहीं से कहीं तक मुझे उचित नहीं लगा कि फिर से दोबारा से लेक्चर को लेकर आना चाहिए। जरूरी नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं लगा। इसी कारण से दोस्तों मैंने जैसे लास्ट सेशन में क्या किया था कि आपको इंट्रो दे दिया था ताकि आप कंफ्यूज ना रहे, मैंने आपको समझा दिया था। उसके बाद में पुराना जो वीडियो है हमारा उसी को प्ले कर दिया था। तो दोस्तों आज भी हम वही करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा पहले के क्लास है, अब उसको आपको ढूंढने में प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये नहीं मिल रहा है, आप प्लीज लिंक भेज दीजिए। तो कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, कुछ वहीं से आउट हो जाते चले जाते हैं। तो इसी कारण से मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार का एक सेशन पूरा बनाकर लाया हूं, ताकि आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता ना पड़े, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। तो दोस्तों बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सिलेबस पूरा सेम है ना, डेटा पूरा सेम है। जो अभी आप वीडियो देखने वाले हैं, जस्ट अभी स्टार्ट होने ही वाला दोस्तों, मैं इसको प्ले कर देता हूं, ठीक है ना, प्ले कर देता हूं। उसी के साथ में हमारा ये जो है आज के चारों बिंदु पर हम इस पुराने वीडियो के माध्यम से ही कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। गांधी जी का सत्याग्रह क्या था, सत्याग्रह जरा इसको एक बार थोड़ा सा चीज समझते हैं। एक बार हम इस स्लाइड को पढ़ेंगे, स्लाइड को पढ़ने के तुरंत बाद ही हम इसके व्यवहारिक अध्ययन के रूप में इस प्रकार से उसको समझते हुए चलेंगे कि फिर कभी भी दिमाग से ये चीज निकले नहीं, हमेशा के लिए मस्तिष्क में फिट हो जाए, ठीक है ना। चलिए आइए स्लाइड पर, स्लाइड आप मेरे साथ पढ़ेंगे। गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने राजनीति में नैतिक मूल्यों का प्रवेश कराकर उसे शुद्ध बना दिया। पहले पॉइंट का अर्थ क्या हुआ कि देखिए दोस्तों, जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहे थे, जो आंदोलन चल रहे थे भारत में, वो गांधी जी से पहले से चल रहे थे। ऐसा नहीं है कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से भारत लौटे उसके बाद में भारत में आंदोलनों की शुरुआत हुई, ऐसा नहीं है। बल्कि गांधी जी के आने से पहले से ही यहाँ पर कुछ और नेता जो कुछ और नेता थे, नरम दल वाले नेता, जिनको नरम दल का नेता कहा गया, वो उन नेताओं के द्वारा दोस्तों काफी पहले समय से ही यहाँ पर आंदोलन चल रहे थे।
ठीक है। तो उन आंदोलन जो आंदोलन चल रहे थे, उन्हीं आंदोलनों में एक नई प्राण वायु गांधी जी ने फूंकी और उन आंदोलनों में नैतिकता का प्रवेश कराकर, नैतिक मूल्यों का प्रवेश करा करके उन आंदोलनों को पूरी तरह शुद्ध बना दिया। इसका मतलब यह हुआ कि उन आंदोलनों में सत्याग्रह और अहिंसा के शस्त्र का प्रयोग करके या अहिंसा और सत्याग्रह को डाल करके या इनका प्रयोग डालकर आंदोलनों में उन आंदोलनों को और ज्यादा सक्रिय बना दिया। ठीक, उन्होंने अर्थात गांधी जी ने धर्म को राजनीति से जोड़ा, धर्म को राजनीति से जोड़ा, उसका आध्यात्मिक, धर्म को राजनीति से जोड़ करके और राजनीति को आध्यात्मिक बना दिया। गांधी जी ने अहिंसा को अपने आंदोलन में विशेष स्थान दिया। उन्होंने आंदोलन को प्रभावशाली बनाने के लिए सत्याग्रह का अस्त्र स्वीकार किया। ठीक है, उनकी सत्याग्रह की धारणा उनके नैतिक अस्तित्व की अभिव्यक्ति है। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि गांधी जी का जैसे ही भारत में आगमन हुआ, भारत की राजनीति में जैसे ही गांधी जी का प्रवेश हुआ, गांधी जी ने अहिंसा का प्रयोग करते हुए सत्याग्रह का अस्त्र अपनाया अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए, या कहें कि जो आंदोलन चल रहे थे उन आंदोलनों में एक नई प्राण वायु फूंकते हुए, और या फिर कहें कि सत्याग्रह का जो उन्होंने प्रयोग किया, उस सत्याग्रह के प्रयोग ने ही उन आंदोलनों में एक नई प्राण वायु फूंक दी। ठीक, तो इस प्रकार से दो चीज यहां पर देखने को मिली कि जो सक्रिय आंदोलन थे उनमें गांधी जी ने नैतिक मूल्यों का प्रवेश कराया, और साथ ही साथ में जो राजनीति प्राचीन समय से चली आ रही थी, प्राचीन का मतलब गांधी के पहले के समय से चली आ रही थी, उस राजनीति को धर्म से जोड़ करके उस राजनीति का आध्यात्मिकरण कर दिया, उसको आध्यात्मिक बना दिया। क्लियर हुआ अभी तक का दोस्तों? चलिए इसके बाद में अब हम बात करेंगे गांधी जी के जो सत्याग्रह, जो आंदोलन उन्होंने किया था, जो सत्याग्रह की धारणा उनके अंदर आई थी, दरअसल वो सत्याग्रह की धारणा आई कहां से थी, तो उस पर हम कुछ पॉइंटों के माध्यम से चर्चा कर लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि गांधी जी ने ये डायरेक्टली कहां से सोचा, या कहे कि इस प्रकार के विचार उनके मन में दरअसल आए कहां से। आइए स्लाइड सबसे पहले मेरे साथ पढ़ेंगे, उसके बाद व्यवहारिक अध्ययन। गांधी जी प्रारंभ से ही सत्य एवं अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने वैदिक ग्रंथों तथा हिंदू शास्त्रों का अध्ययन किया। उनके सत्याग्रह का सिद्धांत इन्हीं ग्रंथों के मूल्यों पर आधारित था। उन्होंने महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के उपदेशों से यह शिक्षा ग्रहण की कि बुराई को भलाई से जीतो, और यदि तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल उसके सामने कर दो। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है दोस्तों कि गांधी जी ने सत्याग्रह का जो विचार ग्रहण किया था, वो विचार किससे प्रभावित था? वो विचार जो है उनकी आध्यात्मिकता से प्रभावित था, अर्थात कि जो उनको ज्ञान था, जैसे कि उन्होंने वैदिक ग्रंथों को पढ़ा, हिंदू शास्त्रों का अध्ययन किया, इसके अलावा दोस्तों जैन साहित्यों का अध्ययन किया, बौद्ध साहित्यों का अध्ययन किया, और इन सब के माध्यम से जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस ज्ञान के आधार पर ही उन्होंने इस सत्याग्रह एक नया विचार अर्थात सत्याग्रह का विचार उन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है, जैसे कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के जो उपदेश थे, जो प्रवचन थे, उनसे उन्होंने सीखा कि जो बुराई है उसे अच्छाई से जीतिए, बुराई को अच्छाई से जीतो, एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसके सामने कर दो, है ना। इस प्रकार से गांधी जी के मन में सत्याग्रह का विचार दोस्तों उस समय आया जब उन्होंने अफ्रीका में भारतीय प्रवासियों पर जो जुल्म हो रहा था, जो अत्याचार हो रहा था, उससे छुटकारा दिलाने के लिए जब वो साउथ अफ्रीका गए, उन्होंने वहां पर उनको मुक्ति भी दिलाई, और इसी सत्याग्रह के अस्त्र का प्रयोग करते हुए, इस सत्याग्रह की धारणा को अपनाते हुए ही उन्होंने जो है साउथ अफ्रीका में भारतीयों को आजादी दिलवाई, या कहें कि उनको उन अत्याचारों से मुक्त किया। जब गांधी जी अफ्रीका में सत्याग्रह का संचालन कर रहे थे, तभी उन्होंने उसी समय दोस्तों जब उन्होंने सत्याग्रह का संचालन कर रहे थे गांधी जी, कहां पर? अफ्रीका में। तो अब अगर आपके सामने कोई सवाल आए कि गांधी जी ने सत्याग्रह का इस्तेमाल सबसे पहले कहां किया था, सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहां किया था, तो उन्होंने अफ्रीका में किया था। अब काफी दोस्तों पता होना चाहिए सभी को कि अफ्रीका क्यों गए थे वो, तो अफ्रीका में जो भारतीय प्रवासी रहते थे अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, उसमें भारतीयों पर रंग भेद के कारण जो वहां पर उन पर जुल्म हो रहा था, उससे छुटकारा दिलाने के लिए गांधी जी वहां गए थे। ठीक है, उसी दौरान उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया वहां पर, ठीक है, और जिसमें उनको सफलता भी मिली।
सत्याग्रह के प्रयोग में सफलता भी मिली। उसी समय दोस्तों उन्होंने एक किताब पढ़ी हेनरी डेविड थोरो की। हेनरी डेविड थोरो की किताब पढ़ी, उसमें एक निबंध था। उस निबंध का नाम था दोस्तों सविनय अवज्ञा। क्या नाम था उस निबंध का? सविनय अवज्ञा। उन्होंने, है ना, और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा जो निबंध था हेनरी डेविड थोरो का, उसी निबंध से ही इन्हें सत्याग्रह के विचारों में और ज्यादा प्रगति मिली। उन्होंने लिखा भी था कि इस पुस्तक ने मेरी सत्याग्रह की जो धारणा है उसको वैज्ञानिक विश्लेषण प्रदान किया है, अर्थात एक वैज्ञानिक सोच को और डेवलप कर दिया है उसी अध्ययन के दौरान। ठीक, तो भारत जब वहां से दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह किया, जनता को उस शोषण से मुक्त कराया, उसके बाद जब वो भारत लौटे, भारत लौटने के बाद में भारत में आकर के गांधी जी ने भारत में भी सत्याग्रह को एक प्रभावी अस्त्र के रूप में, शस्त्र के रूप में जो है उसका प्रयोग किया। किसका? सत्याग्रह का। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि गांधी जी ने जो आजादी की जंग लड़ी थी, जो भी जितने भी उन्होंने आंदोलन किए, उस सारे के सारे आंदोलनों में उनका एक विशेष हथियार था, वो था दोस्तों सत्याग्रह का, अर्थात अहिंसा। अहिंसा का प्रवेश करते हो सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा का मतलब क्या हुआ दोस्तों? सविनय अवज्ञा मतलब कि आदर पूर्वक मना कर देना। अगर आपसे कोई बार बार काम का बोला, कोई जैसे मान लेते हैं कि कोई भी आप पर फोर्स दबाव बना रहा है और आपसे बार बार कोई काम का बोल रहा है लेकिन आप नहीं करना चाहते, या आपसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, तो आप उसका विरोध ना करते हुए आप सविनय अवज्ञा कीजिए। सविनय अवज्ञा का मतलब क्या हुआ कि हाथ जोड़कर पूरी विनम्रता से मना कीजिए कि माफ करना, मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। ठीक है, तो सामने वाला आप पर जो है किसी भी प्रकार से आप पर हाथ नहीं उठा पाएगा, आपको मार नहीं सकता है वो। क्यों? क्योंकि आप सभी ने अवज्ञा कर रहे हैं, आप उस विनम्रता पूर्वक उसको मना कर रहे हैं। ठीक है, तो जब तक आप हिंसा नहीं करेंगे तब तक सामने वाला भी हिंसा नहीं कर सकता। ये गांधी जी का विचार था। तो अब जरा से सत्याग्रह, जिसको हम बार बार जबान पर हमारे सत्याग्रह सत्याग्रह जो वर्ड आ रहा है, तो जरा इसको समझ तो ले, सत्याग्रह एक्चुअल में है क्या। तो इसका अर्थ गांधी जी ने ही बताया है, सत्याग्रह का अर्थ भी गांधी जी ने ही बताया है, और उन्होंने इसका अर्थ बताते हुए अपनी पुस्तक, अपने जो एक लेख है, अपना एक समाचार पत्र है, उसमें लिखा है। समाचार का पत्र का नाम यंग इंडिया। उसमें लिखा उन्होंने कि सत्याग्रह आत्मा की शक्ति है। सत्याग्रह और कुछ नहीं बल्कि आत्मा की एक शक्ति है, और जिसका अर्थ होता है सत्य पर आग्रह। सत्य पर आग्रह या फिर सत्य पर अड़े रहना, सच्चाई के साथ में अपने मार्ग पर डटे रहना, सत्य के साथ डटे रहना ही सत्याग्रह है। ये सत्य पर आग्रह, ये सत्य पर जो आग्रह है, ये दूसरों को कष्ट न देकर बल्कि खुद कष्ट सहन करने का नाम ही सत्याग्रह है। क्या सत्याग्रह? किसी अन्य को तकलीफ ना देकर स्वयं उस तकलीफ को सहन करना ही सत्याग्रह है। तो गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का अर्थ सत्य पर अड़े रहना है। आध्यात्मिक एकता सर्वोच्च सत्य है, जिसे केवल अहिंसा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। क्या? आध्यात्मिक एकता जो है, आध्यात्मिक एकता क्या है? सर्वोच्च सत्य है। आध्यात्मिक एकता ही सत्य है, जिसे अहिंसा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। सत्याग्रह एक नैतिक अस्त्र है, नैतिक अस्त्र है। सत्याग्रह किसी भी जंग को जीतने का एक नैतिक अस्त्र है। उसके प्रयोग से दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। आपके अस्त्र के द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। तो इस प्रकार का अस्त्र सिर्फ सत्याग्रह ही हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अब क्या होता है कि सत्याग्रह को आपने समझा, लेकिन अब दरअसल क्या हुआ कि दोस्तों इसमें कुछ लोगों ने सत्याग्रह को निष्क्रिय प्रतिरोध से समझ, उससे उसका अर्थ लगा लिया था, प्रतिरोध से, निष्क्रिय प्रतिरोध से। एक अहिंसा और निष्क्रिय प्रतिरोध, इन दोनों को लोगों ने एक ही समझ लिया, जबकि दोनों अलग अलग है। अहिंसा सत्याग्रह एक ही बात है। तो सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध दोनों को लोगों ने एक ही समझा और उसका अर्थ एक ही लगाने लगे। इसलिए गांधी जी ने इसके मध्य भी अंतर को, मतलब एक स्पष्ट विभाजन कर दिया। दोनों का अर्थ अलग अलग है, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। जरा आइए इसको स्लाइड को पढ़ते हैं, आपको भी क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके अंतर को देखेंगे। मैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड भी दिखा दूं, जिसमें हमने दोनों को अलग अलग टेबल के माध्यम से इस प्रकार समझाने का प्रयास किया। ठीक है ना। चलिए, तो पहले वापस आते हैं हमारे पुराने स्लाइड पर, मेरे साथ पढ़ेंगे इसको। अधिकतर लोग सत्याग्रह का अर्थ निष्क्रिय प्रतिरोध से लगाते हैं। इन शब्दों में बड़ी भ्रांति सी प्रतीत होती है, परंतु उनमें विशेष अंतर है। दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं। कौन?
सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध, लेकिन एक वास्तविक अंतर है दोनों के बीच में। सत्याग्रह मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ है। सत्याग्रह का मतलब होता है असहयोग और सविनय अवज्ञा। क्या? असहयोग मतलब सहयोग ना करना और सविनय अवज्ञा करना। सहयोग के लिए मना करना कैसे? आदर पूर्वक, हाथ जोड़कर आदर पूर्वक मना करना ही सविनय अवज्ञा होती है। ठीक है, तो प्रारंभ में शुरू में हालांकि गांधी जी ने भी सत्याग्रह के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध का शब्द का ही इस्तेमाल किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस निष्क्रिय प्रतिरोध शब्द को उन्होंने जो है सत्याग्रह में बदल दिया, फिर सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। ठीक है, अब इसके बाद में सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध को हम समझे दोस्तों इस प्रकार से, दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करते हुए, तो ये पूरा कंसेप्ट दिमाग से पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। जब दोनों टेबल में दोनों आमने सामने होते हैं ना, तो एक बात अलग होती है। चलिए एक एक करके इनको दोस्तों, मात्र 5 पॉइंट है। एक, सत्याग्रह सशक्त व्यक्तियों का अस्त्र है। अब जरा समझिए एक बार इसकी जो दोस्तों कुछ परिभाषा, अलग मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसकी परिभाषा दी थी, इसमें भी दे देता हूं, समझिए। सत्याग्रह का मतलब देखिए, सत्याग्रह का मतलब होता है दोस्तों कि एक ऐसा व्यक्ति जो सक्षम है, सक्षम होने के बाद भी सामने वाले व्यक्ति को जवाब ना दे, मतलब हिंसा ना करे। जैसे कि सामने वाला व्यक्ति अगर आप पर हमला करता है तो उसका जवाब आप हमले से ना दे करके उससे किस प्रकार से एक अहिंसा का प्रयोग करते हुए उसको जवाब दे। अहिंसा का प्रयोग मतलब सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए। जैसे कि सामने वाले ने आपको थप्पड़ मारा तो आप उस थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से ना दे, बल्कि सविनय अवज्ञा के माध्यम से या विनम्रता के माध्यम से उसको उसका जवाब दे। तो इसको बोलेंगे सत्याग्रह। लेकिन इसमें कंडीशन है कि सामने वाले ने आपको मारा तो आप उसको जवाब देने के लायक हो, सक्षम हो। ऐसा नहीं कि आप डरपोक है, इस कारण से आप उस पर हाथ नहीं उठा रहे हैं। डरपोक नहीं होना चाहिए। अगर वो डरपोक है, अगर डर की प्रवृत्ति आपके अंदर है, तो वो निष्क्रिय प्रतिरोध में चला जाएगा। ठीक है, सत्याग्रह में नहीं आएगा। सत्याग्रह वही व्यक्ति कर सकता है जो शक्तिशाली हो, लेकिन फिर भी हिंसा को छोड़कर अहिंसा धारण कर ली हो। वही निष्क्रिय प्रतिरोध की जब बात करेंगे तो निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या होगा कि सामने वाले ने आपको मारा, लेकिन आप में क्षमता नहीं थी उसको जवाब देने की, इस कारण से आप चुप बैठे रहे, मतलब आपने अहिंसा का प्रयोग किया, हिंसा का प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप उस लायक ही नहीं थे। तो इसको अहिंसा नहीं बोल सकते, उसको सत्याग्रह नहीं बोल सकते, इसको निष्क्रिय प्रतिरोध बोलेंगे। ठीक है, इसलिए कहा गया, देखिए नंबर 1 में सत्याग्रह जो है शक्तिशाली व्यक्तियों का अस्त्र है, वही निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बल व्यक्तियों का अस्त्र है। किसका? दुर्बल व्यक्तियों का। सेकंड है, सत्याग्रह विशुद्ध रूप से आत्मा की शक्ति है, सर्वोच्चता पर आधारित एक नैतिक अस्त्र है। इसे राजनीति अस्त्र के रूप में प्रयोग किया गया है, राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया गया है। वहीं जब हम बात करते हैं निष्क्रिय प्रतिरोध की, तो इसमें इंग्लैंड में राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया गया है। वहीं दोस्तों नंबर 3 में देखिए, सत्याग्रह का उद्देश्य विरोध का प्रेम, धैर्य और आत्म पीड़न के द्वारा विरोध को समाप्त करना है। किसके द्वारा? प्रेम के द्वारा, शांति रखकर, धैर्य के साथ में आत्मपीड़न, अर्थात कि उस कष्ट को स्वयं बर्दाश्त करके, स्वयं सहन करके जो है उस विरोध को, सामने वाले के विरोध को समाप्त करना ही सत्याग्रह है। जबकि इसके विपरीत जब हम निष्क्रिय प्रतिरोध की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों इसका जो उद्देश्य है वो विरोधी को पीड़ा पहुंचाकर समर्पण की ओर लाना है। सामने वाले को पीड़ा पहुंचाकर उसको अपना समर्थन मनवाना है। वही निष्क्रिय प्रतिरोध है, वो सामने वाला कमजोर होने के कारण आपको समर्थन दे देगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, सत्याग्रह में अहिंसा का पालन तथा हिंसा का त्याग कर दिया जाता है। सत्याग्रह जो भी व्यक्ति अपनाता है उसमें पूरी तरह से अहिंसा को धारण कर लिया जाता है और हिंसा को त्याग दिया जाता है। जबकि अगर निष्क्रिय प्रतिरोध की बात करें तो यह हिंसात्मक साधनों का त्याग कर दिया जाता है, पर इसका कोई निश्चित सिद्धांत नहीं रहता। अब हिंसात्मक साधन वो छोड़ेगा जरूर, लेकिन इसलिए नहीं कि वो जवाब उसको दे सकता है, बल्कि इसलिए छोड़ रहा है वो हिंसा के साधनों को। क्यों? क्योंकि वो सामने वाले को जवाब नहीं दे सकता, वो बल्कि सामने वाले से कमजोर है, इस कारण से वो अपने हिंसा के साधन छोड़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, सत्याग्रह में घृणा, ईर्ष्या, प्रतिरोध का कोई स्थान नहीं होता है। इसमें घृणा का कोई स्थान नहीं है, ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं है, प्रतिरोध का, वापस बदला लेने की भावना का कोई स्थान नहीं है। लेकिन वही निष्क्रिय प्रतिरोध का सोचिए, जब निष्क्रिय प्रतिरोध में अगर कोई व्यक्ति आपको आकर डरा धमका दे और आप चुप बैठ जाए
तो वो निष्क्रिय प्रतिरोध होगा। लेकिन आपके मन में कितने ख्याल उठ रहे होंगे कि बस बेटा मुझे एक मौका मिलने दे, फिर तुझे जवाब दूंगा, फिर तुझे बताऊंगा, है ना। तो वही होता है दोस्तों निष्क्रिय प्रतिरोध, क्योंकि निष्क्रिय प्रतिरोध जो है घृणा, ईर्ष्या और प्रतिरोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। क्लियर हुआ है क्या? सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध का जो कंसेप्ट था दोस्तों कंप्लीट हुआ, दोनों क्लियर हो गए। तो इस प्रकार से छोटे से सेशन के माध्यम से ही हमने सत्याग्रह के सभी पक्षों को समझने का प्रयास किया है। एक बार पलट करके वापस से एक बार देख लेते हैं हमने किस किस पर चर्चा की है। सबसे पहले हमने देखा गांधी जी का सत्याग्रह। सत्याग्रह के अंतर्गत हमने दो चीज यहाँ पर देखी थी कि गांधी जी ने राजनीति में नैतिक मूल्यों का प्रवेश कराया और साथ ही साथ में धर्म को राजनीति से जोड़ दिया। धर्म को राजनीति से जोड़कर राजनीति का क्या कर दिया, आध्यात्मिकरण कर दिया। उसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ स्रोत देखे थे कि स्रोत क्या क्या है गांधी जी के। गांधी जी के स्रोत की अगर हम बात करें तो गांधी जी ने कुछ वैदिक ग्रंथों को पढ़ा, हिंदू शास्त्रों को पढ़ा, या कहें कि उन्होंने जैन साहित्यों को पढ़ा, बौद्ध साहित्यों को पढ़ा। इनके माध्यम से जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसी ज्ञान का प्रयोग इन्होंने सत्याग्रह के विचार में किया। ठीक है ना। इन सब के अलावा सत्याग्रह का प्रयोग जब गांधी जी ने कब किया था दोस्तों, जब ये साउथ अफ्रीका गए थे, तो साउथ अफ्रीका में भारतीयों को शोषण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया, जिसमें वो सफल हुए। भारत में लौट कर आने के बाद में भारतीय राजनीति में भी उन्होंने इसी अस्त्र का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने सत्याग्रह का अर्थ देखा, जिसमें हमने देखा कि गांधी जी ने खुद अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में इन्होंने एक लेख लिखा और उस लेख में लिखा कि सत्याग्रह और कुछ नहीं बल्कि आत्मा की एक शक्ति है। आत्मा की क्या है, एक शक्ति है, और इसका अर्थ होता है सत्य पर डटे रहना, सत्य पर डटे रहना, हिंसा का प्रयोग न करते हुए अहिंसा को पूरी तरह त्याग देना और दूसरों के द्वारा जो कष्ट हमको दिए जा रहे हैं उसको सहन करना, ना कि डर कर, बल्कि सत्याग्रह के मार्ग पर चलते हुए एक सक्षम व्यक्ति ही इस साधन का प्रयोग कर सकता है। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हमने दोनों का बीच में जो अंतर है सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध, ताकि कहीं से कहीं तक कोई कंफ्यूजन ना रहे, इन दोनों को हमने समझने का प्रयास किया। दोस्तों इस प्रकार से हमारा सेशन हो जाता है आज का कंप्लीट, और नेक्स्ट सेशन में हम गांधी जी के ही अहिंसा पर क्या विचार रहे हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे। शॉर्ट सेशन था, अगला सेशन भी दोस्तों कुछ ज्यादा विशेष बड़ा नहीं होगा, शॉर्ट ही होगा। इसके तुरंत बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्दी हमारा ये